ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? बढ़िया। चलो, कल हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी में अकाउंट, आफ्टर दैट हमने पढ़ा कैपिटल, उसके बाद हमने पढ़ा था ड्राइंग्स एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में हमने डिफरेंट टाइप्स की लाइबिलिटीज़ पढ़ी, इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के डिफरेंट क्लासिफिकेशन, इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा था नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। एक चीज़ मुझे आपको बताना था कि कैपिटल जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ या नेट असेट्स, और कैपिटल को हम बोलते हैं प्रोप्राइएटर्स फंड्स। प्रोप्राइएटर्स फंड्स ये लिख लो सर, लिखा हुआ है कैपिटल के लास्ट में, प्रोप्राइएटर्स फंड्स नहीं लिखा हुआ, वहां पर लिख लो प्रोप्राइएटर्स फंड्स भी बोलते हैं कैपिटल को। मैंने आप लोगों को जो इक्वेशन बताई थी कि कैपिटल इज इक्वल टू, अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल इज इक्वल टू assets minus liabilities. Liabilities here refers to external liabilities, क्योंकि internal liability तो कैपिटल ही होती है। yes or no? जिन्होंने कल क्लास ली थी जवाब दो। yes sir. इंटरनल लाइबिलिटी को तो कैपिटल ही बोलते हैं। वट एवर अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइएटर इन द बिजनेस इज नोन एज हिज और हर कैपिटल, एंड दिस मच अमाउंट इज ड्यू बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम बिजनेस और गुड मॉर्निंग बेटा, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो whatever amount is due by the business organization to the proprietor or owner of such business organization, that much amount is known as capital, and capital is also known as internal liability of the business organization. तो internal liability में क्या क्या आएगा, यानी कैपिटल में क्या क्या आएगा? एक तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है प्रोप्राइएटर ने, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइएटर, अब अगर मान लो 4 साल वो बिजनेस चला ले, 4 years हमारा बिजनेस चल गया, तो ड्यूरिंग द 4 years वट एवर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज बीन अर्न्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो इस कैपिटल में ऐड ऑन होता जाएगा, और अगर लॉसेज होंगे तो लॉसेज माइनस होते जाएंगे, यानी प्रॉफिट से आपका कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा, प्रॉफिट से कैपिटल बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, और लॉसेज अगर होंगे तो डिक्रीज होगा, लॉसेज अगर होंगे तो कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होगा। यस और नो? बात आ गई समझ में? yes, तो मान लो अगर किसी साल प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट प्रोप्राइएटर ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रॉफिट प्रोप्राइएटर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो प्रॉफिट उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिए। सर एक्यूमुलेट करना यानी इकट्ठा करना, बिजनेस में ही वो प्रॉफिट मेंटेन कर लिए, जैसे हम कहते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, कि फ्यूचर में एक्सपेंशन करने के लिए या कोई नई बिजनेस यूनिट स्टार्ट करने के लिए हमने वो पैसा बिजनेस में ही क्या कर लिया? प्लॉ बैक करने के लिए रख लिया एक साइड, हमने वो प्रॉफिट सेट असाइड कर दिया फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन, उनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ध्यान रखना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स जो हमने एक्यूमुलेट कर लिए। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कैपिटल का ही पार्ट होते हैं। जब तक हम इसको यूटिलाइज नहीं कर लेते, वो केवल प्रॉफिट के रूप में ही पड़ा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक ये कैपिटल का ही पार्ट होगा। ठीक है ना? तो देखो, इंटरनल लायबिलिटीज अगर आपने पढ़ा हो, कल मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया भी था, आफ्टर टीचिंग यू ऑल दीज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अप टू लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज अगर आपने पढ़ा हो तो ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइएटर्स और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पढ़ा था क्या ये? सच एज कैपिटल? वेरी गुड बेटा। तो
ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के रूप में अगर प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं प्रोप्राइएटर को और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज़ भी नहीं किए गए हैं, तो वो प्रॉफिट्स कैपिटल का ही पार्ट बनता है। ठीक है, कैपिटल में आप ये और लिखना, कैपिटल को प्रोप्राइएटर्स फंड्स भी बोलते हैं, कैपिटल को प्रोप्राइएटर्स फंड्स भी बोलते हैं। क्लियर है ये? यस सर। चलो आज हम पढ़ेंगे असेट्स, आज हम पढ़ेंगे असेट्स। तो 8th टर्मिनोलॉजी है ऑन पेज नंबर 2.4 असेट्स। तो एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पोजेशन यानी जो हमारे, जिसके ऊपर हमारा कब्जा है, लीगल पोजेशन होना चाहिए, इलीगल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। बुक्स पढ़ते समय इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे सर, अगर कोई इलीगल काम कर ले तो नो, बिजनेस मस्ट बी लीगल। तो जो बिजनेस के पास पोजेशन है, एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी आउटसाइड पार्टी से अमाउंट ड्यू है, एनीथिंग विच इज टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द आउटसाइड पार्टी, it means business organization has the right to receive the amount from that outside party is known as asset of the business organization। जैसे हमारा पोजेशन है किसी लैंड के ऊपर, तो लैंड हमारी असेट है। कोई बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो बिल्डिंग हमारी असेट है। हमने मिस्टर एक्स को लास्ट ईयर 5 लाख रुपीज़ के गुड्स, 5 लाख रुपीज़ के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए थे। किस बेसिस पे सेल किए थे? क्रेडिट बेसिस पे सेल किए थे। तो नाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ सच गुड्स दैट इज 5 लाख रुपीज फ्रॉम मिस्टर एक्स, फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स कौन है? हमारा डेटर। ये मैंने सिखाया था आप लोगों को कि जिन पर्सन को हम क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल आउट करते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर्स। तो मिस्टर एक्स हमारा डेटर है। दिस 5 लाख रुपीज इज ऑल्सो आर असेट, ये भी हमारी असेट है। बोलो, बात आ गई समझ में? यस सर। तो देखो पेज नंबर 2.4 पे बॉटम में, एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। ड्यू टू इट मतलब इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is called an asset. In other words, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is an asset. या तो हमें कैश मिले फ्यूचर में, या फिर कोई बेनिफिट मिले। लैंड एंड बिल्डिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? वहाँ पे हम अपना ऑफिस बना सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी कोई ब्रांच डेवलप कर सकते हैं। मशीनरी से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? मशीनरी से हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्नीचर से क्या बेनिफिट मिलेगा? फर्नीचर से हम सिटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को या ऑफिस स्टाफ को। तो अगर किसी पर्टिकुलर थिंग से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, देन दैट पर्टिकुलर थिंग, इफ दैट थिंग इज इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट थिंग विल बी नोन एज एन असेट। एग्जाम्पल देख लो, कैश एंड बैंक बैलेंसेज, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसेबल। बिल रिसेबल क्या होते हैं बेटा? मान लो हमने मिस्टर एक्स को ये गुड सेल आउट की थे ना क्रेडिट बेसिस पे, अभी हमने एग्जांपल बनाया था। हाँ सर। तो अगर डेटर हमारा बन गया, अब हमने ये गुड्स मिस्टर एक्स को 3 मंथ्स की क्रेडिट बेसिस पे सेल किए थे। 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया था और हमने जनवरी फर्स्ट को ये गुड्स सेल किए थे। 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड कब ओवर होगा? सर 31 मार्च को होगा। ठीक है ना? 31 मार्च को 3 मंथ्स हमारे कंप्लीट होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश की कमी है। अपना बिजनेस रन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश की कमी है। मिस्टर एक्स से 5 लाख रुपीज़ ड्यू हैं, लेकिन वो हम अभी रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमें मिलेंगे 31 मार्च को। तो हम क्या कहते हैं? अपने डेटर्स को कहते हैं कि आप हमें एक बिल रिसेबल दे दो, बिल रिसेबल इशू कर दो। ये एक लीगल टेंडर होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक एक्सेप्ट करते हैं।
जो बैंक में जाके हम उसको डिस्काउंट करा सकते हैं। डिस्काउंट कराना मतलब कि उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अभी इतना ही समझ लो कि bills receivables are received from the debtors by the business organization and can be discounted with the bank। क्लियर है? Yes, sir. उसके अलावा मनी ओइंग बाय डेटर्स एटसेट्रा आर ऑल असेट्स। सर आप कह रहे हो कैश एट बैंक हमारी असेट है। हाँ, कैश एट बैंक हमारी असेट है। अगर हमारे बैंक बैलेंस का पॉजिटिव बैलेंस है, यानी हमने बैंक में, जैसे कल मैंने बताया था 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कराए, तो अगर बैंक बैलेंस का पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक बैलेंस हमारी असेट है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी हमने ओवरड्राफ्ट कर लिए, कल समझाया था ना बैंक ओवरड्राफ्ट, तो अगर हमने ओवरड्राफ्ट कर लिए और कैश एट बैंक हमारा नेगेटिव है, कैश एट बैंक हमारा नेगेटिव है, देन बैंक बैलेंस इज नॉट आवर एसेट, देन इट विल बिकम आवर लायबिलिटी। विच टाइप ऑफ लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बोलो, बात आ गई समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 2.5। नेक्स्ट पेज पे वो बता रहा है डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी असेट से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। असेट से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक या मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। द राइट्स ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, यानी जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर जो राइट्स हैं या कंट्रोल हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए। अगर किसी अदर पर्सन के हैं तो उस अदर पर्सन को बिलोंग करेंगी वो असेट्स, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करेंगी। क्लियर है डेफिनेशन? Yes, sir. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस which are acquired at a measurable money cost। तो assets are valuable resources, assets are valuable resources, यानी उनकी कोई वैल्यू है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हैं, उनसे बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में। ओन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। किसी और पर्सन की ओनरशिप है तो फिर वो हमारी असेट्स कैसे हो गई? और उनको मनी में मेजर्ड होना चाहिए, यानी द बेनिफिट फ्रॉम सच वैल्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर उसके बेनिफिट को हम मनी टर्म में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, it means that item or thing is not an asset, is not an asset। ठीक है, तो जो बेनिफिट्स हैं which are acquired at a measurable money cost, यानी जो assets हैं, जो valuable resources हैं, जिन valuable resources की हम बात कर रहे हैं, those resources must be, those resources, sorry, resources must be, सर acquired का मतलब purchased, resources must be purchased at a measurable money cost। यानी हमारे पास मान लो कोई रिसोर्सेज है, वो वैल्यूएबल है, उस पर ओनरशिप भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, लेकिन उसको किस कॉस्ट पे हमने परचेज किया या एक्वायर किया। अगर उसको मॉनेटरी टर्म में आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज इज नॉट, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एन असेट, एज एन असेट। बोलो, क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी आइटम के, पर्टिकुलर आइटम के क्या बनने के, असेट बनने के लिए। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो बोला भी है कि रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, दोज रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। ठीक है,
द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ओनरशिप यानी स्वामित्व यानी उसके ऊपर पोजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। और रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स लिख लो परचेज्ड, परचेज्ड। धीरे धीरे ये जो लैंग्वेज है ना तुम पकड़ पाओगे, पिक कर पाओगे। तो एक्वायर्ड हेयर मीन्स परचेज्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। असेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जैसे हमने लाइबिलिटीज को क्लासिफाई किया था वैसे ही असेट्स के भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है। ये रिमूव कर दूं? Yes, sir. अब असेट्स के क्या क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज करंट असेट्स, करंट असेट्स। और एक और टाइप की असेट होती है जिसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस असेट्स, फिक्टिटियस असेट्स। इनको हम नॉमिनल असेट्स भी बोलते हैं, इनको हम नॉमिनल असेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स which are purchased or acquired by the business organization for using them in the organization for the purpose of production of goods or rendering of services। यानी वो assets जो कि business organization purchase करता है, रीसेल पर्पज से नहीं कि हम उनको रीसेल कर देंगे, नो, पर्पज इज नॉट टू सेल देम इन फ्यूचर, पर्पज इज टू यूज देम इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूज किस पर्पज के लिए करेंगे? या तो उनसे गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या सर्विसेज रेंडर करने के लिए उन असेट्स को हम यूज करेंगे। दोज असेट्स आर नोन एज नॉन करंट असेट्स, दोज असेट्स आर नोन एज नॉन करंट असेट्स। The benefit which the organization can realize from such asset, जो benefits मिलेंगे इन assets से वो long term तक मिलेंगे। Benefits will be realized by the business organization from non-current assets for a longer period of time, that is more than 12 months, more than 12 months from the date of balance sheet। जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए, उस डेट पर अगर किसी असेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट नेक्स्ट 12 मंथ से ज़्यादा टाइम तक मिलेंगे, देन दैट असेट विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉन करंट असेट। बोलो, बात आ गई समझ में? Yes, sir. चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर परचेज किया वर्थ ₹50,000, वर्थ ₹50,000। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं बोल रहा इस क्वेश्चन में। बोलो, ये जो फर्नीचर है ₹50,000 का, ये करंट असेट है या नॉन करंट? नॉन करंट। वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया फॉर सेलिंग इट टू मिस्टर राम एट ₹60,000। मिस्टर राम को हम 60,000 में इसको सेल करेंगे। अब बोलो, ये फर्नीचर करंट है या नॉन करंट? करंट। अब सर ये करंट है क्योंकि इसको परचेज किया गया है रीसेल पर्पस से। अगर रीसेल नहीं कर रहे होते तो ये फर्नीचर हमारी नॉन करंट असेट होता, क्योंकि हम इसको बिजनेस में यूज करते। सेल के पर्पस से आप परचेज कर रहे हो किसी आइटम को, सेल करने के पर्पस से परचेज कर रहे हो, तो दैट असेट इज नॉट नॉन करंट असेट। क्लियर है? Yes, sir. तो नॉन करंट असेट्स रेफर टू दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज, यानी उसको कंटिन्यूसली हम यूज करेंगे इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ, अंडरलाइन करो, प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मीन्ड फॉर सेल, एंड आर नॉट मीन्ड फॉर सेल। अंडरलाइन कर लेना बेटा या हाईलाइट कर लेना, हाईलाइटर है तो। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट असेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स and fixed assets such as land and building, plant and machinery, computer, motor vehicles, furniture, etc. अब यहाँ पर
हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी था, कंप्यूटर था, मोटर व्हीकल था, फर्नीचर था। ये क्या है? ये है हमारी फिक्स्ड असेट्स। यानी नॉन करंट असेट्स में जो फिक्स्ड असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स हैं जो फिक्स्ड असेट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स में। सर फिक्स्ड असेट्स किस में आती हैं? फिक्स्ड असेट्स तो बेटा नॉन करंट असेट का पार्ट हो गया ना, यस और नो? Yes, sir. यानी दोज असेट्स विच आर ऑफ फिक्स्ड नेचर, वो बिजनेस में कंटिन्यूसली यूज की जाएंगी एंड आर नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। दोज असेट्स आर नोन एज नॉन करंट असेट्स। दे आर फिक्स्ड इन नेचर, दे आर परमानेंट इन नेचर। ठीक है सर। तो फिक्स्ड असेट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स में। टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स में। सर टेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं? टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे ये पैनल, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। तो टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन, टच्ड एंड ऑल्सो फेल्ट। दोज असेट्स आर नोन एज टेंजिबल असेट्स। ठीक है ना? तो टेंजिबल असेट्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तभी तो हम उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, आपके एसी हो गए, आपके कूलर्स हो गए। ठीक है ना? तो ये आपके क्या हैं? टेंजिबल असेट्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Next is intangible assets. Intangible assets are those assets which can not be seen, जिनको हम देख नहीं सकते, can not be touched, जिनको हम टच नहीं कर सकते, but can only be felt, उनको केवल फील किया जा सकता है। सर फील कैसे किया जा सकता है? फील इस वे में किया जा सकता है कि उन इंटेंजिबल असेट्स से जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, जब वो बेनिफिट्स होंगे तब हम फील कर पाएंगे कि ये बेनिफिट्स हमें इन इंटेंजिबल असेट्स से हुए हैं। क्लियर है? तो सर इंटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे ब्रांड नेम, गुडविल। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बाटा कंपनी का, कि शू ऐसे उसकी कॉस्ट होती है 1200 रुपीज़ या 900 रुपीज़, और सेल वो करते हैं 1800, 2000, 2200। तो इतना कॉस्टली क्यों बेचते हैं? उनकी गुडविल, उनका ब्रांड नेम, पिछले 40-50 साल से कंपनी चली आ रही है। तो जो एफर्ट्स उन्होंने पुट किए हैं अपनी कंपनी के अंदर, उनको वो उन रिवार्ड्स को अब वो रीप कर रहे हैं। यानी जो पास्ट में जो उन्होंने एफर्ट्स किए कंपनी के अंदर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो उन्होंने इम्प्रूव किया और उसको मेंटेन रखा, कस्टमर्स को जो सेटिस्फेक्शन दिया, डिफरेंट एरियाज़ में ब्रांचेस ओपन की ताकि कस्टमर को ज़्यादा डिस्टेंस पे शोरूम ना मिले, वो नियर अबाउट ही उसको शोरूम अवेलेबल हो जाए, प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। तो इतना जो एफर्ट्स उन्होंने पास्ट में किए हैं, उन एफर्ट्स के रिवार्ड्स भी तो मिलने चाहिए कंपनी को। तो वो रिवार्ड्स कंपनी ने अपनी जो ब्रांड इमेज या गुडविल बनाई, उसके बेसिस पे वो रिवार्ड्स मिल रहे हैं कंपनी को। तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट। इसके अलावा होता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। ठीक है ना? ये इंटेंजिबल असेट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। सर और क्या होता है? देखो कंप्यूटर क्या है? सर कंप्यूटर इज़ अ टेंजिबल असेट, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या आप टच कर सकते हो? बोलो। नो सर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो बिजनेस की एसेट ही ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो बिजनेस की एसेट, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। यस सर। लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपका इंटेंजिबल असेट का एग्जांपल है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ बेटा, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? No, sir. तो ये हो गए आपके नॉन करंट असेट्स। इसके अंदर एक तो आते हैं हमारे फिक्स्ड असेट्स के फिर मैंने आपको फर्दर क्लासिफिकेशन समझाए, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। अब करंट असेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट्स? करंट असेट्स आर दोज असेट्स द बेनिफिट ऑफ विच कैन बी रियलाइज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। यानी जो हमने प्रीवियसली बैलेंस शीट बनाई हैं उस बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने में जिस असेट से बेनिफिट्स मिल जाएं, उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उस असेट को हम बोलेंगे करंट असेट्स। एक और डेफिनेशन है, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, which can be converted into cash within 12 months from the date of balance sheet। यानी अगर किसी असेट को डेट ऑफ बैलेंस शीट से नेक्स्ट 12 मंथ्स में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट असेट विल बी ट्रीटेड एज करंट असेट। बोलो, बात आ गई समझ में? तो सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दो सर। बताता हूँ, वापस बताता हूँ उसमें क्या हो गया। तो करंट असेट्स बेटा वो असेट्स हैं, मान लो हमने बैलेंस शीट बनाई लास्ट 31 मार्च 2020 को, तो यहाँ से इस डेट से नेक्स्ट 31 मार्च 2021 तक अगर कोई असेट हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट असेट विल बी ट्रीटेड एज करंट असेट। या फिर ये कह लो कि अगर किसी असेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स नेक्स्ट 12 मंथ्स में रियलाइज हो जाएंगे फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट, तो उस असेट को हम क्या कहेंगे? करंट असेट्स। बोलो, अब क्लियर है पायल? यस सर। तो अब देखो बुक के अंदर, सर एग्जांपल्स बता दो करंट असेट्स के। कैश इन हैंड करंट असेट है, वो तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है। हाँ सर। उसके अलावा स्टॉक हो गए आपके, क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट है, आप कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपको कोई कस्टमर मिल गया आप उसको कैश में कन्वर्ट कर दोगे। और ऐसा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्टॉक को मोर देन 12 मंथ्स तक अनसोल्ड रहने दे, क्योंकि उसकी कॉस्ट लगी हुई है उस स्टॉक के अंदर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम ही क्या है? गुड्स को परचेज करके, अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करेगा और जल्दी से जल्दी उसको सेल करेगा, तभी तो प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो अनसोल्ड स्टॉक, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अनसोल्ड स्टॉक का एक्यूमुलेशन नहीं करता कि भाई हम इन गुड्स को भर के रखेंगे अपने गोडाउन के अंदर, वो उसको जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करता है। उसके अलावा डेटर्स हो गए आपके करंट असेट्स के अंदर, आपके बिल रिसेबल हो गए करंट असेट्स के अंदर, आपके प्री पेड एक्सपेंसेस हो गए, ये भी हमारे करंट असेट्स होते हैं। सर ये क्या होता है? थोड़ा रेस्ट दो क्वेरीज को, बताऊंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बताऊंगा, ठीक है? तो ये करंट असेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। बुक में से देखो अब, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर मीन्ड फॉर सेल, विच आर मीन्ड फॉर सेल, यानी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, विच आर मीन्ड फॉर सेल, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एज सच दीज असेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज करंट असेट्स को और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्टिव असेट्स और शॉर्ट लाइव्ड असेट्स। एक्टिव असेट्स जो एक्टिव रहती हैं, कैश को हम कन्वर्ट कर देंगे स्टॉक के अंदर, गुड्स खरीद लेंगे, गुड्स को हम फिर सेल आउट करेंगे क्रेडिट बेसिस, तो वो डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स को हम कन्वर्ट करके बिल रिसेबल ले लेंगे, बिल रिसेबल अगेन कैश में कन्वर्ट करा लेंगे। तो ये एक्टिव असेट्स होती हैं, ये अपना जो फॉर्म है वो चेंज करती रहती हैं। बोलो, बात आ गई समझ में? Yes, sir. तो करंट असेट्स आर आल्सो नोन एज शॉर्ट लाइव्ड और एक्टिव असेट्स। अंडरलाइन करना अपनी बुक में, शॉर्ट लाइव्ड और एक्टिव असेट्स। फॉर एग्जांपल, डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। डेटर्स को हम रीजनेबल शॉर्ट पीरियड में एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। डेटर्स कौन होते हैं? वो कस्टमर्स जिनको हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट करते हैं, ठीक है ना? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। Stock is continuously sold and bill receivables are also converted into cash। अब एक इंस्टीट्यूट है CPA, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सर कहाँ पर है ये USA में सिचुएटेड है, ये USA में सिचुएटेड है। हालांकि इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। सर CPA है क्या? बेटा हम इंडिया में CA करने के बाद अगर आप US में जॉब करना चाहते हो उस डिग्री के बेसिस पे, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर CA डिग्री के बेसिस पे प्रैक्टिस वर्क नहीं कर सकते। जॉब कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस वर्क नहीं कर सकते। प्रैक्टिस वर्क करने के लिए आपको CPA कोर्स करना पड़ता है।
अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो वहाँ के कुछ एग्जाम्स के अंदर कुछ पेपर्स में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, यानी छूट मिल जाती है, आपको वो पेपर्स नहीं देने पड़ते। हाँ, कुछ पेपर्स स्टिल आपको देने पड़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द CPA आप फिर USA में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हो अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करके। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है उसने एक डेफिनेशन दी है करंट असेट्स की। करंट असेट्स इंक्लूड कैश, कैश, ठीक है ना, इंक्लूड कैश। और क्या बोल रहा है, एंड अदर असेट्स और रिसोर्सेज कॉमनली आइडेंटिफाइड एज दोज विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन कैश। जिनको कॉमनली आइडेंटिफाई किया जाता है उन असेट्स के तौर पे जिनको कैश में रियलाइज किया जा सकता है। तो ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी रियलाइज्ड इनटू कैश विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। पढ़ाया था मैंने ये, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल वो पीरियड होता है जिसमें कैश को पहले हमने गुड्स में कन्वर्ट किया, गुड्स से डेटर्स बने, डेटर से BR आया और BR से अगेन कैश आया। ये इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है, पहले कैश से हमने गुड्स परचेज किए, उन गुड्स को कुछ टाइम तक तो वो आपने गोडाउन में रखे होंगे, इमीडिएटली तो सेल नहीं हो गए, कस्टमर्स फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। तो जितने टाइम तक वो गोडाउन में रहे, उसके बाद जैसे ही आपको कस्टमर मिले तो कस्टमर को अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया है तो कितने टाइम तक का आपने क्रेडिट पीरियड दिया, और फिर जब कस्टमर से अमाउंट रियलाइज हो गया, ये पूरी प्रोसीजर में कितना टाइम इन्वॉल्व हुआ, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है ना? तो इसलिए वो बोल रहा है और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। बोलो, डेफिनेशन समझ में आ गई? Yes, sir. Sir. आपके नॉन करंट असेट्स हो गए, आपकी करंट असेट्स हो गई। अब लास्ट असेट है हमारा फिक्टिटियस असेट्स और नॉमिनल असेट्स। फिक्टिटियस और नॉमिनल असेट्स, दीज आर एक्चुअली नॉट असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये वास्तव में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स नहीं है। दीज आर एक्चुअली नॉट असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज no future economic benefits can be realized from these assets. Fictitious or nominal assets are those assets which cannot be converted into cash, जिनको ना तो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, and no future economic benefits can be realized from these assets, और इन असेट से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। देखो दोनों बातें कह रहे हैं, ना तो ये करंट असेट हैं क्योंकि इनको कैश में रियलाइज नहीं किया जा सकता, और ना ही इनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, यानी ना ही ये नॉन करंट असेट्स है क्योंकि इनसे कोई फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। तो सर फिर इनको हम असेट्स क्यों बोलते हैं? इसके एग्जांपल देता हूं आपको, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो लास्ट ईयर में हमें 4 लाख रुपीस के लॉसेस हो गए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें 4 लाख रुपीस के लॉसेस हो गए, ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें नेट लॉस आ गया 4 लाख रुपीस का। नेट लॉस आ गया 4 लाख रुपीस का। हमने ये लॉसेस ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और इन लॉसेस को एक्यूमुलेट कर लिया। इन लॉसेस को एक्यूमुलेट कर लिया। सर एक्यूमुलेट क्यों किया? एक्यूमुलेट इसलिए किया कि हम चाहते हैं कि ये जो लॉसेस हैं इनको हम राइट ऑफ करें ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स, यानी 4 लाख रुपए का जो लॉस है उसको हम एक साल में ही राइट ऑफ नहीं करना चाहते, उनको हम अगले 4 सालों में राइट ऑफ करेंगे। हर साल 1-1 लाख रुपए, हर साल 1-1 लाख रुपए राइट ऑफ करेंगे। सर राइट ऑफ करना मतलब यानी नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन को तो उन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट 1 लाख रुपीस का लॉस राइट ऑफ कर देंगे। बैलेंस लॉस कितना रह जाएगा? 3 लाख रुपीस। बात आ रही है समझ में? सर इसका बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को? इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आउटसाइड पार्टीज हैं, जो आउटर वर्ल्ड है, उसको हम नहीं दिखाना चाहते कि हम अपनी वीकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं शो करना चाहते। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं ये बैलेंस शीट में तो आएंगे। आउटसाइड वर्ल्ड से हम कुछ छुपा नहीं रहे,
लेकिन हम एट प्रेजेंट जो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यानी हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कमाने, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है हमारी, जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है हमारी, उसको हम वीक दिखाना नहीं चाहते। इसलिए अगर किसी साल में हैवी लॉसेस हो जाते हैं तो उन लॉसेस को हम एक्यूमुलेट करके नेक्स्ट आने वाले सालों में जो प्रॉफिट्स होंगे उनसे राइट ऑफ करने के लिए उनको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एक और एग्जांपल दो। हमने मान लो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किए वर्थ ₹5 लाख, वर्थ ₹5 लाख। अब हमें पता है कि ये जो 5 लाख रुपीस के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किए हैं, इसके बेनिफिट्स आने वाले 5 साल तक हमें मिलेंगे। इनके बेनिफिट्स आने वाले 5 साल तक मिलेंगे। तो जब बेनिफिट्स आने वाले 5 साल तक मिलेंगे तो क्या ये एप्रोप्रिएट है कि हम करंट फाइनेंशियल ईयर में ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दें? अगर एक साथ 5 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए तो हमारा प्रॉफिट 5 लाख रुपए से डाउन हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ये एक एक्सपेंडिचर है, इनको इनकम के अगेंस्ट अगर हमने 5 लाख रुपए के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिखा दिए करंट ईयर में, तो हमारे प्रॉफिट्स या तो प्रॉफिट्स 5 लाख से डाउन हो जाएंगे या हमारे लॉसेस 5 लाख से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब क्योंकि बेनिफिट्स आने वाले 5 साल तक मिलेंगे इंक्लूडिंग द करंट ईयर में 1 लाख रुपीस का बेनिफिट और आने वाले सालों में 4 लाख का बेनिफिट, तो जिस साल में जितना बेनिफिट मिल रहा है एक्सपेंडिचर को भी उतना ही क्या कर दो, एक्सपेंडिचर को भी ग्रेजुअली आप उतना ही राइट ऑफ करो। यानी हर साल आने वाले 5 साल तक हर साल 1 लाख रुपए तो करंट ईयर में और 4 लाख रुपए हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं एज फिक्टिटियस असेट्स। तो सर इससे तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, आने वाले 4 साल तक भी बेनिफिट मिलेंगे। बट डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो फिक्टिटियस असेट्स की। दीज आर द असेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश। इनको हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते। मुझे बताओ, अगर हमने VSI इंटरनेशनल स्कूल का एडवर्टीजमेंट किया तो क्या उस एडवर्टीजमेंट को हम किसी को सेल आउट कर सकते हैं क्या मार्केट में? बोलो, किसी को सेल आउट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट? नो सर। अगर मान लो कोक कंपनी ने आमिर खान को लेकर एडवर्टीजमेंट कर लिया तो क्या वो कोक कंपनी अपना वो एडवर्टीजमेंट किसी और कोल्ड ड्रिंक कंपनी को सेल आउट कर सकती है? नो सर। उसमें तो आमिर खान ये कह रहा है कि कोक पीना है हमें, तो ये बेस्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक्स में ये बेस्ट है। तो पेप्सी को अगर वो सेल आउट करना होगा तो पेप्सी क्या कहेगी, अरे इसमें तो ये कोको कोला का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम इसको परचेज करके क्या करेंगे? इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फिक्टिटियस असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। बोलो, बात आ गई समझ में? Yes, sir. तो देखो, फिक्टिटियस और नॉमिनल असेट्स, दीज आर द असेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फ्यूचर बेनिफिट्स कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम दीज असेट्स। Such assets include debit balance of profit and loss account and the expenditure not yet written off, such as advertisement expenses, etc. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually यानी धीरे धीरे over a period of time, यानी जब तक उससे मिलेंगे benefits उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करते जाएंगे, राइट ऑफ करते जाएंगे। आई होप क्लियर है। Yes, sir. तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा असेट्स। बोलो, असेट्स में कोई डाउट्स हो तो बोलो। No, sir. No, sir. इससे प्रीवियसली हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उसके अंदर किसी को कोई डाउट्स है तो वो बोलो। No, sir. चलो, तो नेक्स्ट एक टर्म और पढ़ लेते हैं, रेवेन्यू। नेक्स्ट एक टर्म और पढ़ जाओ, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू क्या है? इन अकाउंटिंग रेवेन्यू मीन्स द इनकम, रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ अ रेकरिंग नेचर। रेकरिंग यानी जो रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को मिलती हो। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो मिल गई, इस साल मिल गई, 2021-22 में मिल गई, उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स तक नहीं मिली और उसके बाद
2024-25 में फिर मिल गई, ऐसे नहीं, रेगुलर बेसिस पे मिले, यानी रेकरिंग बेसिस पे मिले। रेकरिंग यानी जो बार बार होता हो, रेकरिंग यानी जो बार बार होता हो। तो रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ अ रेकरिंग नेचर यानी रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। रेवेन्यू किसी भी सोर्स से हो सकती है, फ्रॉम एनी सोर्स। अब डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? डिफरेंट सोर्सेज ये हो सकते हैं कि फ्रॉम द सेल ऑफ, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करके हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बोलो, जिन गुड्स में या जो सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं उनको सेल आउट करके हम इनकम जनरेट करते हैं, या फिर हमें रेंट इनकम हो सकती है। हमने कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो हमें रेंटल इनकम हो सकती है। यस और नो? Yes, sir. हमें कमीशन इनकम हो सकती है, हमें कमीशन इनकम हो सकती है। सर कमीशन क्या होता है? किसी पार्टी के लिए हमने कोई काम कर दिया, कोई हमने डील फाइनल करा दी और हमने बोला था कि भाई अगर डील फाइनल होती है तो जो भी डील अमाउंट होगा उसका 2% मेरा कमीशन होगा, ठीक है? तो हमें कमीशन इनकम हो सकती है। उसके अलावा हमें इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, उसके अलावा हमें इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, हमें डिविडेंड इनकम हो सकती है। तो रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ अ रेकरिंग और रेगुलर नेचर received by the business organization from any source. Source can be from the sale of goods or rendering of services, or that source can also be for providing any space on rent basis. If we do commission activities, so our commission income will also be treated as revenue. If we have provided any loan to any party, या हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो भी हमारे रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि वो रेकरिंग नेचर की है। इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है बैंक से, रेंटल इनकम आपको हर मंथ मिलती है, रेकरिंग नेचर की है, रेगुलर नेचर की है। ऐसा नहीं है किसी मंथ हम रेंट देंगे, किसी मंथ हमें रेंट मिलेगा, किसी मंथ नहीं मिलेगा। रेंट तो मिलेगा। अगर मान लो किसी मंथ में हमारे टीनेटर ने रेंट का पेमेंट नहीं किया तो वो नेक्स्ट मंथ पे करेगा, 2 महीने का एक साथ। यस और नो? तो रेंटल इनकम रेकरिंग नेचर की, कमीशन इनकम रेकरिंग नेचर की, क्योंकि जो कमीशन एजेंट होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे वो वर्क करते हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पे वो इनकम जनरेट होती है। इंटरेस्ट इनकम रेकरिंग नेचर की। डिविडेंड इनकम, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं और वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है तो एक अच्छी कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करती है। अब शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ अ रेगुलर और रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। फ्रॉम एनी सोर्स, ध्यान रखना, फ्रॉम एनी सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स and from services provided to the customers. It also includes receipt of rent, commission, dividend, interest, etc. Revenue is related with the day-to-day affairs of the business. क्योंकि वो रेकरिंग नेचर की है तो वो बिजनेस के डे टू डे अफेयर से रिलेटेड होती है, तभी तो रेकरिंग नेचर की हुई। एंड शुड ऑल्सो बी रेगुलर इन नेचर। एज सच द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर और बोरोइंग लोन। एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के अंदर जो अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, मान लो प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए, या फिर हमने बैंक से, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमने बैंक से 5 लाख रुपीज का लोन लिया। मुझे बताओ क्या ये रेवेन्यू है क्या? No, sir. नो सर, दिस इज
दिस इज कैपिटल एंड दिस इज लाइबिलिटी, दिस इज लाइबिलिटी। अगर इस लाइबिलिटी का विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करना है तो करंट लाइबिलिटी, और अगर पेमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। दिस इज नॉट कॉल्ड एज रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर नेचर पे रिसीव नहीं होती, रेगुलर बेसिस पे ये रिसीव नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन को। और रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ अ रेकरिंग या रेगुलर नेचर रिसीव्ड फ्रॉम एनी सोर्स। तो ये रेगुलर बेसिस पे थोड़ी नहीं मिलती है। इन्वेस्टमेंट बार बार थोड़ी ना करेगा, बैंक से लोन बार बार थोड़ी ना लोगे, और जो अगर लेते भी हो तो उसका रीपेमेंट करना है। इनकम का हमें रीपेमेंट थोड़ी ना करना पड़ता है। बोलो, बात आ गई समझ में? यस सर। तो बेटा आज केवल हमने 2 ही टर्म्स पढ़े हैं। एक मैंने आपको पढ़ा दिया असेट्स और दूसरा पढ़ाया रेवेन्यू। अच्छे से इनको रिवाइज करना और प्रीवियसली जो मैंने टर्म्स आप लोगों को पढ़ाई है उनको रिवाइज करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं।